नमस्कार। अगर हम बात करें भारत में स्वतंत्रता सेनानी वीरों की सूची के बारे में, तो उनमें एक नाम सुभाष चंद्र बोस का भी आता है, जिन्होंने अपनी शिक्षा का सही उपयोग करके अपनी बुद्धि और लीडरशिप के दम पर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलते हैं, आज जानते हैं इस वीडियो में इन महापुरुष के जीवन के बारे में। 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक शहर में रहने वाले बंगाली परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस रखते हैं। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस, जो कि एक प्रख्यात वकील थे। माता प्रभावती एक धार्मिक महिला थी। सुभाष चंद्र बोस की 5 वर्ष की आयु में इनका दाखिला एक प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में करा देते हैं, जहाँ पर इनकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होती है। इसके बाद इनका दाखिला रेवेंसॉ कॉलेजिएट स्कूल में कराते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा स्कूलिंग की, और फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक प्रेसिडेंसी कॉलेज में दार्शनिक विषय के साथ BA डिग्री के लिए अपना दाखिला ले लेते हैं। लेकिन वहाँ की कॉलेज में एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे, जिनका व्यवहार भारतीयों के प्रति सही नहीं था। एक बार सुभाष चंद्र बोस के दोस्त के साथ उन्होंने अभद्रता से पेश आए और धक्का दे दिया था, जिसकी खबर सुभाष चंद्र बोस को पड़ी। लेकिन उस समय सुभाष चंद्र बोस क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो प्रोफेसर की शिकायत लेकर प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए और प्रिंसिपल सर से शिकायत की। लेकिन प्रिंसिपल सर ने इसका कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस हड़ताल करने लगे। ये हड़ताल की खबर धीरे धीरे हवा की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। तो शहर के भी लोग आके उनका सहयोग भी दिए थे, जिसके कारण प्रिंसिपल ने सुभाष चंद्र बोस और उनके कुछ साथियों को कॉलेज से निकाल दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने BA की फाइनल ईयर के लिए एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया, और सुभाष चंद्र बोस को सैनिक प्रशिक्षण का भी शौक था, और उसी कॉलेज में सैनिक प्रशिक्षण का भी उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। कॉलेज खत्म होने के बाद बंगाल रेजिमेंट में सेना की भर्तियां हो रही थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी एप्लीकेशन डाला था, लेकिन इनकी आंखें कुछ थोड़ा खराब होने की वजह से इनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद 1919 में इन्होंने अपने फैमिली के परिवार के इच्छा अनुसार सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, क्योंकि उस समय भारत तो अंग्रेजों का गुलाम था। तो इसलिए यहाँ पर भारत में सिविल सर्विस की तैयारियाँ नहीं होती थी, तो इसके लिए सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड गए थे। वहाँ उन्होंने अपना कोर्स बहुत जल्द ख़त्म कर लिया, और 1920 में इन्होंने पहली बार सिविल सर्विस के लिए आवेदन दिया था। इन्होंने ना तो केवल सफलता हासिल की पहली बार में, साथ ही साथ चौथा स्थान भी अर्जित किया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विस की पोस्ट पाने के बाद भी वे सरकारी नौकरी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक सिविल सर्विस के पद में रहकर अंग्रेजों के साथ काम करके भारत की सेवा नहीं कर सकते थे एक साथ। तो उन्होंने 1921 में सिविल सर्विस के पद से इस्तीफा दिया और भारत वापस आ गए। भारत वापस आकर यहाँ जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, कांग्रेस पार्टी के नेता, सभी से मुलाकात की, और फिर गांधी जी के कहने पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। सुभाष चंद्र बोस अपनी बुद्धि और कठिन परिश्रम के साथ बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेताओं में आने लगे थे। सन 1921 में बैजवाड़ा में हो रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को एक स्वयं सेवा सेना का सेनापति नियुक्त करते हैं, और 1921 में ही सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज गिरफ्तार करके इन्हें 6 माह की सज़ा सुनाते हैं। कुछ दिन तक सुभाष चंद्र बोस को बरहामपुर जेल में रखा, और वहाँ से फिर ट्रांसफ़र करके बर्मा के मंडले जेल में शिफ्ट कर दिया। फिर वहीं से सुभाष चंद्र बोस की रिहाई हो गई। यह सुभाष चंद्र बोस की सबसे पहली जेल यात्रा थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, तब भारत के सभी क्रांतिकारियों ने
नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया और विरोध के रूप में धरना प्रदर्शन, हड़तालें और गो बैक साइमन कमीशन के नारे भी लगाए थे। तभी अंग्रेजों ने एक योजना बनाई, क्यों न भारत को एक स्टेट डोमिनियन देश घोषित कर दिया जाए। इसका प्रस्ताव महात्मा गांधी से उन्होंने रखा। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसकी घोषणा कलकत्ता में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी की गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसके पूर्णतः विरोध में थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को एक स्टेट डोमिनियन देश नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज देश चाहिए था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से काम, देश के लिए बहुत से काम किए और साथ ही साथ एक समिति का गठन किया था जिसका नाम राष्ट्रीय योजना समिति था, जिसके कारण इन्हें 1939 में भी इन्हें एक त्रिपुरा अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। लेकिन इस बार इनके विरोध में पट्टाभी सीतारामैया थे, जिनके साथ महात्मा गांधी का पूर्ण रूप सहयोग था। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस सीतारामैया जी को पराजित करके और 203 मतों से विजय हासिल की। लेकिन उस समय महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जो सोच थी वो विपरीत हो गई थी, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया और 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 को कलकत्ता के डलहौजी उपनगर में बने अंग्रेजों के स्मारक ब्लैक होल को हटाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक आंदोलन किया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। लेकिन बाद में उस स्मारक को वहां से हटाया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने जेल से रिहा नहीं किया, जिसके कारण 29 नवंबर को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसके कारण 5 दिसंबर को उन्हें रिहा करना पड़ा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद करके रखा, उन्हीं के घर में रखा गया और घर के सामने सैनिक तैनात किए गए और गुप्तचर भी लगाए गए थे कि कहीं सुभाष चंद्र बोस घर से भाग न जाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस एकांत वास का बहाना करके एक मौलाना का भेष बदलकर घर से भाग गए और अफगानिस्तान सोवियत संघ के रास्ते से जर्मनी पहुंच गए थे। जर्मनी जाकर सुभाष चंद्र बोस ने वहां के शासक एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की और उनसे भारत को आज़ाद कराने के लिए एक फौज बनाने में मदद मांगी। हिटलर ने उन्हें कहा कि आप जापान जाइए और वहाँ आप अपनी सेना बनाइए ताकि आप भारत को आसानी से वहाँ से आज़ाद करा पाएँ, क्योंकि जापान भारत के नज़दीक है। How far Germany is from India? Very better that you go to Japan and march with an army into India. लेकिन अब बात यह थी कि सुभाष चंद्र बोस को जापान सुरक्षित कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि अगर हवाई यान से उनको अगर भेजते हैं तो उस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। तो हिटलर ने उन्हें अपनी पनडुब्बी U-180 से समुद्री मार्ग से रवाना कर दिया। बीच में जाकर उनकी पनडुब्बी बदला गया और पनडुब्बी जो कि जापान की पनडुब्बी 129 वेनांग में बैठाकर उन्हें 13 मई 1945 को जापान पहुंच गए। वहां जाकर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें 40,000 लोग थे, उसमें पुरुष और महिलाएं भी शामिल थी। आज़ाद हिंद फौज बनाने के बाद सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप को आज़ाद किया और उसके बाद बर्मा को आज़ाद करते हुए 18 मई 1945 को भारत पर कदम रखा। लेकिन जब तक भारत में है तब तक उनकी फौज कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि जर्मनी और जापान दोनों ही विश्व युद्ध में पराजित हो चुके थे और वहाँ से मदद मिलना बंद हो गई थी। सुभाष चंद्र सोचे कि क्यों ना रूस से जाके मदद मांगी जाए। तो रूस जाने के लिए उन्होंने वियतनाम से मॉस्को के लिए एक विमान पकड़ा, जो कि ताइवान में जाके क्रैश हो गया और सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। After an unscheduled night halt, the plane crashed in Taipei.